और हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक पश्चिम बंगाल के जो चुनाव प्रचार चल रहा है उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, पूरे दमखम से सभी पार्टियां जी जान जी तोड़ जो है अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं, वोटरों को अपने हक में करने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगर हम आज के प्रचार की बात करें तो आज बीजेपी के भी ताबड़तोड़ कई रैलियां हैं, बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करें, नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी कई रैलियां हैं, कई रोड शो हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी रैलियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रचार कार्य में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। और आपको मैं बताऊं कि मेरी एक वामपंथी लीडर से बात हुई जो बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने भी माना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल से, यानी एक एक बूथ, आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं और उसको एक एक बूथ को लेकर के उन्होंने मॉनिटरिंग किया है। और उस बूथ का हर एक रिपोर्ट उनको जा रहा है कि इस बूथ में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे आगे है, यानी कि वामपंथी मोर्चा के बड़े नेता ने हमको कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे है तृणमूल कांग्रेस से। और उन्होंने कहा कि हम पहले राउंड में, हमने कहा कि आप पहले राउंड में क्या आप एक्सपेक्ट करती है 152 सीटों में। तो जो वामपंथी पार्टी जिन्होंने 34 वर्ष तक रूल किया, उनका कहना था कि 4 सीटों पर हम बढ़त ले सकते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि बड़ा वामपंथी सवाल है पार्टी कि के एक बड़े लंबे नेता, समय तक वामपंथी विचारधारा की वहां पर जीत होती रही थी और सत्ता पर काबिज रही थी, लेकिन ऐसा उलटफेर हुआ कि दीदी आई और उसके बाद वो काबिज रही और वामपंथी विचारधारा का कहीं ना कहीं अंत पतन होना वहां पर शुरू हो गया। और इस बार के चुनाव में तो कहीं लेफ्ट पार्टीज उस तरह से नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार तो उनका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज था। इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और वामपंथी पार्टी की ओर से मैं वही बात कर रहा था कि उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये माना कि वामपंथी पार्टियों का ह्रास हुआ है इस बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ उभरी है। और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत किया है, और तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक जगह स्वीकार किया, अपने भाषण में कहा कि तृणमूल के जो गुंडे हैं, जो उन्होंने बदमाशी किया या जो उन्होंने अपराध किया है, तो उनको मैं सुधारूंगी, लेकिन सुधारूंगी ऐसे नहीं बल्कि गंगा जल में उनको नहला के सुधारूंगी। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री है वो भी मानती है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो उनके सिपाही हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में गदर मचाया है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है कुमार आलोक। और ये भी इल्जाम ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार बार बार लगता रहा है कि उन्होंने सत्ता पर काबिज तो जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से काम करने का तरीका लेफ्ट पार्टीज का था, उन्होंने लगभग उसी को अपना लिया। वही सारे लोग उनके उसमें पाले में आ गए। तो वहां की जनता जो है वो ऊब चुकी है, अब वो एक फेरबदल चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके कार्यशैली लेफ्ट फ्रंट की थी, उसी कार्यशैली को उन्होंने अपनाया ममता बनर्जी ने। और उसके बाद उनके जो कार्यकर्ताओं का जो जुल्म है, आप उसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या जुल्म कहें, तो उसमें जो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रबल समर्थक कार्यकर्ता थे, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर हो गए। 2021 की अगर मैं बात करूं, तो मैं जब कैंपेनिंग में था वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले राम उसके बाद वाम। यानी कि वो इतने प्रताड़ित थे कि कम्युनिस्ट पार्टी से शिफ्ट कर गए वो बीजेपी में, क्योंकि उनको ममता बनर्जी को हराना था। यानी ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं का इतना आतंक था। तो उस आतंक को लेकर के यहाँ पर आज की डेट में अगर हम कहें तो बीजेपी यहाँ पर एक तरह से स्वीप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। अब लेफ्ट फ्रंट का अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है, लेफ्ट फ्रंट ने बहुत अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं। यंग उम्मीदवार, बूढ़ों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने काफ़ी यंग उम्मीदवारों को यहाँ मौका दिया है, जैसे मीनाक्षी मुखर्जी हैं या आफरीन बेगम हैं। तो इन लोगों को उतारने से लेफ्ट फ्रंट को लगता है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा।
अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, अगर हम बहरामपुर की बात करें, उत्तरी दिनाजपुर की बात करें, तो वहाँ कांग्रेस मजबूत होती दिखने की कोशिश में है और राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस को हम मजबूत करें। तो वहाँ पर अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो इसका सीधा घाटा तृणमूल कांग्रेस को होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि 34 वर्षों के शासनकाल में लेफ्ट का रहा, पूरा बंगाल पर शासन रहा, लेकिन इस एरिया को वो भेद नहीं पाई थी लेफ्ट, वहाँ पर कांग्रेस का रहा, या चाहे वो अब्दुल गनी खान चौधरी हो, चाहे वो ये प्रियंका दास मुंशी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, तो इन लोगों का दबदबा बरकरार था। लेकिन पिछले चुनाव में पूरा स्विप किया था तृणमूल कांग्रेस ने उस एरिया में, और वहाँ पे राहुल गांधी काफ़ी जोर दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस जोर दे रही है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस वहाँ पर कुछ करती है, अच्छा करती है, तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो अब देखना होगा कि अब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल को निरस्त कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन वही राहुल गांधी जब बंगाल में आ रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर कटाक्ष कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर कड़े हमले बोल रहे हैं। बिल्कुल। और आलोक, ये भी जानना चाहेंगे, कई मुद्दे हैं जो कि भाजपा की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा। जब आप जमीन पर लोगों से मिलते हैं तो क्या देखते हैं कि ये घुसपैठ का मुद्दा और जो तमाम मुद्दे जो भाजपा की ओर से उठाए जा रहे हैं, कितना तेजी से आम जन इसे स्वीकार कर रहा है? देखिए, इंडस्ट्री की अगर बात करें हम, तो इंडस्ट्री में बंगाल इतना आगे था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हम आगे बढ़े तो बंगाल इंडस्ट्री में बहुत आगे था, और यहाँ बाहर के लोग यहाँ से पलायन करते थे, यानी कि बिहार यूपी के लोग यहाँ पे आते थे रोजी और रोज़गार के लिए। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार के मतलब 1/3 लोग रोजगार के लिए यहाँ बंगाल आते थे, या चाहे कलकत्ता, चाहे मिदनापुर, चाहे दुर्गापुर, चाहे ये यहाँ सब फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन ये सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। बिहार में तो कहावत थी कि एक पूर्वी लोग, वहाँ पर पूर्वी लोकगीत का एक ये है, तो वहाँ पर पूर्वी में जब गाती है कि महिला जब शादी होती है, नई शादी होती है, और शादी होने के बाद उसका पति रोजगार के लिए जब भागता है बंगाल की ओर, तो उसमें उसका विरह है, उस लड़की का, उस औरत का, कि पति की शादी, अभी शादी हुए 2-3 दिन हुए और वो रोजगार के लिए कलकत्ता चले जाता है, तो उस पूर्वी गीत में कलकत्ता का जिक्र होता है। लेकिन आज की डेट में बंगाल के लोग पलायन कर रहे हैं, बंगाल के लोग पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। ये एक विडंबना है और इसे कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए था। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में क्या है और 4 मई को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल कुमार आलोक, आप अपनी नजर बनाकर रखिए पूरे कैंपेन पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।